हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और वहाँ से क्या हमें आइडिया मिला नेशन को बनाने को, एक देश को बनाने को, उसको सबको हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। 1779 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, वहीं से फ्रांस की जो क्रांति थी, वहीं से कहीं ना कहीं हमें ये विचार आया किसका, एक नेशन को क्रिएट करने का, एक देश को क्रिएट करने का। ठीक है, फ्रांस एज यू वुड रिमेम्बर was a full-fledged territorial state in 1789 under rule of absolute monarchy। आपको पता है कि एक पूरा एक विकसित देश था, फुल टेरिटरी था, किसके कंट्रोल में, मोनार्कल रूल के कंट्रोल में था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens। और कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव आए, और कहीं ना कहीं जो वहाँ की विचारधारा बदली, चेंजेस आए, ठीक है, बदलाव आया। इसके वजह से ही कहीं ना कहीं जो फ्रांस में मोनार्कल रूल था, उससे चेंज होकर के कौन सा रूल आया, सिटीजन्स का रूल आया, नागरिकों का राज आया। ठीक है, द रेवोल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its to the destiny। क्या है, और ये रेवोल्यूशन से हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं वहाँ के नागरिक ही हैं, वहाँ के लोग ही हैं जो उस देश के आर्थिक ढांचे को, देश की आर्थिक व्यवस्था को, देश को सुधार करके, अपने देश को खुद सुधार करके एक जो व्यापक रूप में सही जगह पे पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचा सकते। ठीक है, ये विचारधारा हमें वहां से मिली। ठीक है, मोनार्कल रूल था, उसके बाद अचानक से डेमोक्रेसी कैसे आया, तो ये भी सोचने की बात है ना। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि अपने मन से सब बैठे हुए थे और कोई किसी ने सोचा होगा, कहा होगा चलो अब मोनार्कल से उब चुके हैं, अब चलो डेमोक्रेसी स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि पब्लिक रूल करे। ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच revolutionaries introduced the various measures and practices that create a sense of collective identity amongst the French people। बहुत ही शुरुआत से, ठीक है, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जिनने परिवर्तन लाए, जिनने बदलाव लाया फ्रांस के अंदर, ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस कर रहे थे कि सबको एक साथ लाने का। ठीक है, ऐसे कई सारे कदम उन्होंने उठाए जिससे सब लोग एक साथ आ सकें। ठीक है, और जिससे क्या हो सके, एक सिंगल आइडेंटिटी बन सके, फ्रांस की एक अकेले की आइडेंटिटी बन सके। भाई नेशन क्या है, एक आइडेंटिटी है ना। ठीक है, जैसे इंडिया क्या है, जहाँ पे इंडियंस रहते हैं। ठीक है, फ्रांस क्या है, जहाँ पे वहाँ के नागरिक रहते हैं। ठीक है, कोई भी देश ऐसे तो है नहीं सिंपल सा एक सिर्फ बाउंड्रीज से बन जाता है, नहीं, वहाँ के लोगों से बनता है। तो इनकी जो विचारधारा थी स्टार्टिंग से थी कलेक्टिवाइजेशन कि एक कलेक्टिव होकर के एक सिंगल देश बनाए, एक सिंगल आइडेंटिटी बनाए, जिससे सभी लोग जुड़े हों। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से, जब से रेवोल्यूशन के लिए बातचीत हो रही थी, तब से ये चीजें चल रहा था। द आइडियाज ऑफ लॉ, पैट्री, द फादरलैंड, द सिटीजन। ठीक है, ला सिटीजन, द सिटीजन, ये दोनों शब्द फ्रेंच में हैं। अब इन दोनों का मतलब समझिए, द फादरलैंड, ठीक है, जहां पे हम जो जो हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, ठीक है, हम जहाँ के नागरिक हैं, उससे जुड़कर रहें। तो ये शब्द आपको क्या दे रहे हैं, ये शब्द ही दे रहे हैं ना कि आप एक, आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे आप सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, और आपके हमारे बीच में कॉमन आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, आपका हो सकता है आपके नाम, पापा का नाम कुछ और, मम्मी का नाम कुछ और, हमारे कंपैरिजन से हो सकता है सेम भी हो जाए, बट दोनों लोग डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में कॉमननेस क्या है, वी बोथ आर इंडियन, हम दोनों भारतीय हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और देश से निवासी हैं, हम किसी और देश के निवासी हैं, नहीं, हम दोनों इंडियन हैं। अब
emphasize the notion of united community। अब इससे क्या आ रहा था कि हमको सबको एक साथ आना है और एक साथ मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है, ठीक है, एक साथ आना है। एंजॉइंग इक्वल राइट्स, बराबरी का अधिकार मिले। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत सबको बराबरी का अधिकार मिले। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, एक नया फ्लैग बने जिसमें 3 कलर हो, वॉज चूजन, इसीलिए चूज किया गया टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड, जो उसमें रॉयल स्टैंडर्ड्स थे, सिंबल्स थे जो दिखाते थे कि एक राज्य को दिखाते थे, एक राजा को दिखाते थे, उससे क्या हो जाए, उसे चेंज करके एक नया झंडा लाया गया और सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, जिससे सब लोग एक साथ आकर के एक देश बनाने में जुड़ सकें, एक साथ आ सकें, ठीक है। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम द नेशनल असेंबली। क्या है कि स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो कि टैक्स पेयर्स थे, वो उनने इलेक्ट किया उनको, और उसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली, देश की असेंबली, ठीक है, कोई राजा की असेंबली नहीं। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, ओट्स टेकन एंड मैट्रियर्स कॉमेमोरेटेड इन ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नए वचन लिए जा रहे थे, कस्में खाई जा रही थी, नए कानून बन रहे थे, सब देश के नाम पे बन रहे थे, इस नाम पे नहीं बन रहे थे किसी राजा के नाम पर, ठीक है। इन ऑल माइटी लॉर्ड के नाम पे भी नहीं बन रहे थे, किसी एक देश के नाम पे बन रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक देशभक्ति की भावना, एक प्रेम, जो है हमारा देश प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उमाड़ा जा रहा था, बाहर निकाला जा रहा था। कहाँ पे, ये जो फ्रांस में क्रांति आ रही थी, वहीं से हमें सीखने को मिला। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और कहीं ना कहीं जो सिस्टम बना कि अभी तक जो था कि राजा के कंट्रोल में है, एक सिंगल व्यक्ति के कंट्रोल में है, अब नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है, अलग ढांचा रहेगा जो कि सबके ऊपर रूल करेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ कि एक व्यक्ति है तो उसका बेटा ही नेक्स्ट टाइम बैठने वाला, नहीं, जो उसके काबिल होगा वो बैठेगा, ठीक है। was in put in the place of formulated uniform law for all the citizen within the territory, और सबके लिए एक समान अधिकार बनाए गए। ये नहीं कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में आप हो तो आप टैक्स फ्री हो, टैक्स नहीं देना, ये सब जो एग्जम्पशंस थे वो सब हटा दिए गए, ठीक है। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड, जो अंदरूनी टैक्सेस लग रहे थे, ठीक है, टैक्सेस लगाए जा रहे थे, एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने पे जो टैक्सेस लगते थे, ठीक है, कर्ज जो थे, वो सबको हटा दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर और वाज अडॉप्टेड, और एक सामान्य सिस्टम लाया गया किसके लिए, वजन करने के लिए, कोई भी चीज को वजन करके खरीदना या बेचने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, पूरे देश भर में एक समान सिस्टम लाया गया। Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। जो रीजनल भाषाएं थी, अलग अलग रीजन्स की भाषाएं थी, उनको सबको हटा करके एक सिंगल भाषा है फ्रेंच, जो कि पूरे देश भर में बोलने लगे, ठीक है, एक पूरे देश में पूरी वही भाषा बोलना शुरू किया गया, और एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में नेशन को मिली, एक कॉमन लैंग्वेज मिली, वो क्या है, फ्रेंच। अब कॉमन लैंग्वेज क्यों नेशन को मिली, इसकी जरूरत क्या थी, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप यहाँ से तमिलनाडु चले जाते हैं, आप, मैं हूँ या आप हूँ जिस भाषा में बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग मिल जाए वहाँ पे जो आपकी भाषा समझ सकें, जो यहाँ से जाके वहाँ बसे हुए हैं, ठीक है, या वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी भाषा समझ जाए, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप अनॉयड रहेंगे, चाहे इतना आप चिल्लाते रहें, आपकी कोई भाषा समझने या सुनने वाला नहीं है, ठीक है, आपकी भाषा कोई नहीं जान पाएगा वहाँ पे। क्यों नहीं जान पाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपकी भाषा ना जानने का कारण उनके पास सिर्फ यही है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे कोई और भाषा बोली जाती है। तो अगर हमको उनको कोई चीज बताना होगा, समझाना होगा, तो हम किस भाषा में बोलेंगे।
तमिल में, लेकिन वो तो आती नहीं है मैं, तो फिर हम किस में बोलेंगे? इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि वहां और यहाँ की कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। तो कॉमन लैंग्वेज होने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमारे देश के अंदर के जो नागरिक हैं उनके बीच में दूरी खत्म होती है। ठीक है, वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं, दुख तकलीफ शेयर कर सकते हैं। समझ में आया? कहीं ना कहीं यही फायदा है कॉमन लैंग्वेज का। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, कॉमन लैंग्वेज से लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दूरियां खत्म हो जा रही हैं। और जब हम एक दूसरे के पास आएंगे, हम लोग यूनाइटेड होंगे, तो हम कहीं ना कहीं एक फॉर्म करेंगे, एक नेशन को, हम एक देश को बनाएंगे, हम एक अच्छे भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, द रेवोल्यूशनरीज further declared that that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe and despotism, in other words to help the other people of Europe to become the nations। ये रेवोल्यूशन क्या था, इसको एक मिशन के रूप में रखा गया जिसका मकसद था कि फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फॉर द डिपोजिशन, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द पीपल इन ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। और कहीं ना कहीं फ्रांस ये चाहता था कि जो बाकी देश हैं उनको ये देश हमारा मदद करे, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स जो है, ये चेंजेस जो है उनको पहुंचाए, जिससे वो और बाकी भी देश बन सके, नेशन बन सके, और ये जो मोनार्कल रूल है ये सब खत्म हो सके। ठीक है, व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच टू द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जब जो कुछ भी हुआ फ्रांस में, वो सब खबर अलग अलग शहरों में यूरोप में पहुंची। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन टू सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। जो बच्चे थे और जो दूसरे मेंबर थे मिडिल क्लास के, वो सब लोग मिलकर के जैकोबिन क्लब को बनाने लगे। Their activities and campaigns prepared the way of French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolution wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। और ये सारी एक्टिविटीज और कैंपेन जो कि बनाए गए थे, फ्रेंच आर्मी जो कि मूव कर रही थी कहाँ पे, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और सभी जगहों पर वो अपने मैसेज को स्प्रेड कर रही थी। किसके लिए? नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड कर रही थी। अब यहाँ पे एक फिगर की बात की गई है, द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनेक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एड्रेस रेबमैन इन 1789। एक कवर है बुक का जो कि बनाया गया था किसके? एड्रेस रेबमैन के द्वारा 1798 में। द इमेज ऑफ फ्रेंच बैलेस्टील बीन स्ट्रॉम्ड, यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई कैसे वो बैलेस्टील जेल को गिराया गया बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड, जो एक रेवोल्यूशन, एक परिवर्तन, एक बदलाव लाने वाली भीड़ थी। has been placed next to the similar fortress means to represent the bastion of the despotic rule in the German province of Castles, accompanying the illustration of the slogan, "The people must seize their own freedom." Raymond lived in the city of Mainz and was a member of German Jacobin Club group। क्या है कि अब ये देखो, ये मैसेज दिखाया गया है कि अगर कहीं पे कोई चेंज आया, ठीक है, तो उसका फायदा और भी देशों को मिलता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से फायदा सिर्फ फ्रांस को नहीं हुआ, भारत देश को भी हुआ है। ठीक है, हमें एक नेशन के रूप में बनना, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के अलग अलग टुकड़ों को जोड़े, ठीक है, उनके अंदर एक जज्बा आया, एक देश प्रेम की भावना आई, वो सब फ्रांस के जो परिवर्तन आया उससे हमें मिला था। ठीक है, वो वहां से हमने कुछ सीखा था। डेमोक्रेसी क्या है वो हमने वहां से सीखा है। ये बहुत सारी चीजें हमने अलग अलग देशों से सीखी। ठीक है, लेट में इंडिपेंडेंस पाने से बहुत कुछ नुकसान भी हुआ लेकिन कुछ फायदा भी हुआ। जो बेस्ट चीजें थी उस समय पर, वो सारा कुछ हमें अपने कानून में हमने जोड़ा। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी that came under his control, Napoleon set up introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब जब बड़े स्तर पर टेरिटरी हो गई, उनका कंट्रोल हो गया नेपोलियन का, तो उनने बहुत सारे बदलाव लाए, ठीक है, जो कि वो पहले से फ्रांस में ला चुके थे. थ्रू अ रिटर्न टू अ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस. अब मोनार्की से हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन ये हम कह नहीं सकते, ये बिल्कुल कह सकते हैं, कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि कितनी बुरी तरह से डेमोक्रेसी को बर्बाद किया गया था फ्रांस में, ठीक है, नेपोलियन के टाइम पे. But in administrative field, he had incorporated the revolutionary principle in order to the whole system more rational and efficient. लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे ऐसे बदलाव लाए थे, कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं लाई थी जिससे पारदर्शिता आ सके और ईमानदारी से काम हो सके. द सिविल कोड 1804, सिविल कोड एक लाया गया था 1804 में, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है. डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिशमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. इससे क्या हुआ कि जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे, जितने भी असामान्यता थी, मीन्स आप फर्स्ट स्टेट के हो, आपको फर्स्ट स्टेट में जन्म हुआ है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये सब प्रिविलेज जो थी वो सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है. जो जन्म के ऊपर डिपेंडेंट था वो सारे प्रिविलेज खींच लिए गए, खत्म कर दिए गए. इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी, सबको बराबरी का अधिकार देना शुरू किया गया बिफोर द लॉ, कानून के सामने. एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज के अधिकार थे, जो आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उन सब के अधिकार दिए गए, ठीक है. फिर कहाँ गया, हाँ, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल. और ये सिर्फ कोड इन फ्रांस में ही नहीं लागू था, जहां जहां पे फ्रांस की गवर्नमेंट रूल करती थी, जिन एरियाज पे उन्हें कैप्चर करके रखा था, वहां सब जगह पर ये कोड अप्लाई किया गया, ठीक है. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, ठीक है. डच रिपब्लिक में, डच में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, abolished the feudal system and peasant freed peasants from the serfdom and manorial dues in the town to guild the restriction were removed. क्या है कि अब बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, फ्यूडल सिस्टम लगाए थे, मैंने बताया ना 3 स्टेट्स थे, आप 9th क्लास का देख सकते हो जा करके, ठीक है. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बहुत बुरी तरह से था, ठीक है, जिसमें वर्किंग क्लास थी उसको टैक्स देना था, ये सारा कुछ खत्म कर दिया गया, ठीक है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को सुधारा, कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा, ठीक है. पीजेंट, आर्टिशन वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम. और जितने पीजेंट्स थे, किसान थे और आर्टिशन थे, सब लोग खुश थे अपने नई मिली हुई आजादी से. बिजनेसमैन एंड स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform law standardized the weight and measures. आज जो बिजनेसमैन थे और जो छोटे व्यापारी थे जो कि सामान बेचते और खरीदते थे, उनको समझ में आ गया था कि इससे आसानी हो गई, यूनिफॉर्म लॉ आने से, बराबरी का आने से एक एक ढांचा बन गया है सामान को मेजर खरीद, वेट करने का, मापने का, मेजर करने का, नापने का, ठीक है. and common nation currency would facilitate the movement and exchange of goods. और एक सामान्य करेंसी आ जाने की वजह से फायदा क्या हुआ, मूवमेंट का हुआ, कि हम कहीं ना कहीं सामान को खरीद और बेच सकते थे पूरे देश भर में. एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह पे हम कैपिटल भी बेच और खरीद सकते थे. However, in the areas conquered, the reaction of the local population to the French rule were mixed. अब जो इंडिया, ये सॉरी, फ्रांस की तो बात कर ली गई, वहां के लोग तो एक तरह से खुश थे ये सब रिफॉर्म्स आने की वजह से, लेकिन जो रिएक्शन था वहां पे, जहाँ पे फ्रांस कैप्चर किए हुए थे, कनकर किए थे, वहां पे मिक्स था. मीन्स खुश भी लोग थे और नाराज भी. इनिशियली
In many places, such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities of Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, ये सब शहरों के नाम में, the French armies were welcomed as the harbinger of liberty. अभी ऐसे कुछ शहर थे जहाँ पे फ्रांस की सेना को ये माना था कहीं ना कहीं लिबर्टी लाने वाली सेना है, बराबरी समानता लाने वाली सेना है, उनको स्वागत करते थे. But initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom. अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब यही चीज सब परिवर्तन होने लगा और ये उनको अब ये लगने लगा कि हाँ वो हॉस्टाइल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको कैप्चर करके रखा गया, पकड़ के रखा गया, क्यों? क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई भी दखलंदाजी करने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं था. ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था. ठीक है, राजनीतिक तौर पे आजाद नहीं थे. इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन बढ़ाया गया, सेंसरशिप किया गया न्यूज में सब में. ठीक है, सेंसर किया गया, जो कुछ चाहते थे वही दिखाया जा सकता है. फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू द कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, जबरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में रिक्रूट किया गया था जिससे और भी डिफरेंट पार्ट में यूरोप में कब्जा किया जा सके. ऑल सिम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस. और ये सारे जो फायदे थे एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस के वो सब खत्म होने लगे, नष्ट होने लगे, बिखरने लगे, क्योंकि अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो है हमको एक तरह से हॉस्टाइल बना के रखे हैं और अपने फायदे के लिए हमको अपने साथ रखे हुए हैं और हमको फायदा पहुंचा रहे हैं. ठीक है, अब इसे यहाँ पे है, यहाँ पे दो फोटोज की बात की जा रही है. आइए देखते हैं उन फोटोज में क्या है बात. आइए देखते हैं. द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन सुजनबर्ग जर्मनी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, जैसे पेड़ एक लगाया जा रहा है, किसका? लिबर्टी का पेड़. ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट by the German painter Karl Caspar Friedrich in the occupation of the town of Zinburg by the French army. The French soldiers, recognized by their blue, white and red uniform. यहाँ पे जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं वो नीले, सफेद और लाल पोशाक में हैं. Have been portrayed as the oppressor as they seize a peasant's car, harass some young woman. क्या है इसमें दिखाया गया? ऑपरेशन मीन्स क्या? जो कि सब ऑपरेशन मीन्स क्या? जैसे ऑपरेशन होना, किसी के ऊपर कोई किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है तो मीन्स उसमें कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिससे कंस्ट्रक्टिव चेंज है उसको बचाने के लिए. ठीक है, लेकिन किसी को ऑपरेशन करना जैसे हम आप शोषण करना. ठीक, तो ऑपरेशन क्या है कि वहां दिखाया गया फ्रेंच सोल्जर्स जो है ऑपरेशन है, परेशान कर रहे हैं. किनको परेशान कर रहे हैं? किसको प्रताड़ित कर रहे हैं? पीजेंट्स को, किसानों को, यंग वुमेन को, नौजवान महिलाओं को. एंड फोर्स अ पीजेंट्स डाउन टू हिज नीज, और जबरदस्ती किसानों को उनको घुटनों पर ले आए. This plaque being affixed to the trees of liberty carries a German inscription, which is translation read, "Take freedom, equality from us, the model of humanity." This is a sacrifice reference to claim of the French as being liberator who opposed the monarchy in the territory they entered. क्या है कि टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस. ये कहा गया है कि आज़ादी लो, इक्वालिटी लो हमसे, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे क्या है? इंसानियत आएगी. ठीक है, अब ये दिखाया गया, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. दिस sarcastic reference to the claims of the French to liberate whose opposed the monarchy and territory they entered. अब इनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो मोनार्कल रूल ये सब का अपोज करके दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरे जगहों पे जब एंटर कर रहे हैं तो कैसे ये जो है ऑप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं लोगों का. ठीक है, ये सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पर, ये रेफरेंस दिखाया गया. और कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि एक लिबर्टी का एक पेड़ लगाया गया है, उसमें दिखाया गया है कि हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और ह्यूमैनिटी चाहिए, इंसानियत चाहिए. ठीक है,
here is represented as the postman on his way back to the France after he lost the Battle of Lisbech in 1813. Each letter dropping out of his bag bears the names of the territory he lost. यहाँ पे नेपोलियन को दिखाया गया है, द पोस्टमैन दिखाया गया है। जब वो वहां पे हारते हैं उसके बाद वापस फ्रांस की ओर जाते हैं तो हर एक लेटर में एक देश का नाम लिखा हुआ है। तो ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे वो वापस जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक देश उनके हाथों से निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनने पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, लोगों को कहने का अधिकार नहीं दिया। जो चाहते थे, मीन्स एक तरह का तानाशाही रूल था कि जो वो चाहेंगे वो देखोगे आप, ठीक है, जो वो दिखाना चाहेंगे वो आप देखोगे। मीन्स जो आपका मन है वो आप नहीं देख सकते, जो वो दिखाना चाहेंगे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बताई गई, यहाँ पे चेंजेस बताए गए। तो यहाँ पे दैट्स इट, आज का ये पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। द मेकिंग ऑफ नेशन इन यूरोप, ठीक है, इसका एक पैराग्राफ ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए पढ़ लिया जाए। If you look at the map, the middle 18th century Europe, you will find that there was no nation state as we know them today. ठीक है, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे 19th सेंचुरी के मध्य में, 18th सेंचुरी के बीच, 18वीं शताब्दी के मध्य में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे हम उन सभी नेशंस के नाम मिसिंग हैं जिन नेशंस को आज हम जानते हैं। कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, कोई भी देश नहीं था। तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, जिनको हम आज जानते हैं जर्मनी, इटली है, स्विट्जरलैंड है, सब डिवाइडेड इनटू किंगडम से बहुत सारे राज्यों में थे, ठीक है, कई राज्यों, कस्बों, अलग अलग टेरिटरीज बने हुए थे, ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द autocratic monarchies within the territories of which lived a diverse people. They did not seem themselves on as sharing of collective identity or a common culture. ये लोग क्या कहते हैं, अलग अलग अपने आप को धर्म बना के रखे हुए थे, अलग अलग टेरिटरीज में, सॉरी धर्म तो नहीं थे, अलग अलग टेरिटरीज बना के रखे थे जिसमें अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी और अलग अलग किंगडम्स बने हुए थे, ठीक है। वो सब अपने आप को एक साथ नहीं मानते थे, एक सिंगल कंट्री के रूप में नहीं मानते थे। ऑफ्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग संगठन में थे और अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे। द हैब्सबर्ग एम्पर that ruled over the Austria-Hungary, for example, was a patchwork of the many different regions and peoples. क्या हैंसबर्ग का एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल करता था वो इसलिए नहीं कि कपड़ा फट जाए तो एक हम लोग पैच लगा देते हैं, ठीक है, कहते हैं एक कपड़ा ऊपर से लगा के हमने सिल दिया, उसी तरह से वो वर्क कर रहा था, ठीक है। दो अलग अलग रीजन के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। इट इंक्लूड्स द अल्पाइन रीजन, द ट्रायोल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। क्या अलग अलग रीजन्स के लोग यहाँ थे, ठीक है। भले ही वो एक राज्य के रूप में दिख रहा था लेकिन अंदर से वहां के लोग एक साथ नहीं थे। एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वर प्रोडोमिनेंटली German speaking. It also include the Italian speaking Lombardy, Venetia. In the Hungary, half of the population spoke Magyar, which the other half spoken. इसमें क्या ये सब चीजें बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। उस बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे, अलग अलग संगठन बने हुए थे। अब वहां पे भी अगर कोई एक स्टेट, एक रूलर राज कर रहा था तो वो पैच था, मीन्स कई सारे चीजों को जबरदस्ती उनके ऊपर रूल कर रहा है, लेकिन उनको कलेक्शन नहीं है, वो लोग एक साथ नहीं है, उनके अंदर ये भावना नहीं कि हम एक देश में हैं, ठीक है, आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ना, ऐसा नहीं था। वो उस रीजन से बिलोंग करते थे, वो लैंग्वेज बोलते थे, ऐसा कुछ था। तो ये मीन्स जिस तरह आज हम देश देख रहे हैं वैसे नहीं था, कुछ ऐसा कुछ यूरोप में नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो आप व्हाट्सएप में भेजें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।